तो जैसे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि नया प्रोजेक्ट, पहले तो ये इंश्योर करते हैं क्या सही में इसका डिफॉल्ट ऐसा स्पेसिफायर इंटरनल होता है किसी क्लास का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, एक क्लास कार बिल्डअप करता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं इस क्लास का स्पेसिफायर क्या। ऐसे तो आइडिया लगाना डिफिकल्ट है, तो हमारे पास एक टूल होता है क्लास व्यू। अगर ये ना मिले तो व्यू में जाके ओपन कर लेना, ठीक है। तो जैसे क्लास व्यू में जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ भी ये नेम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार। जैसे इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा रहा है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसको क्या मिलता है, इंटरनल मिलता है। मैं यहाँ आता हूँ और एक मेंबर बना देता हूँ प्राइस। अब मैंने बताया था कि जो क्लास के मेंबर्स होंगे उसमें बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिफायर होगा वो कौन सा होगा, प्राइवेट होगा क्लास के मेंबर्स का। तो इसे चेकआउट करते हैं, तो चेकआउट करने का वही तरीका, क्लास में जाओ, क्लिक करो, तो यहाँ मेंबर्स दिखा रहे हैं, कर्सर लेके जाओ, प्राइवेट। तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट मेंबर्स को क्या मिलता है, प्राइवेट मिलता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसे पब्लिक कर देता हूँ ताकि मैं इसे आउटसाइड द क्लास यूज़ कर सकूँ। पब्लिक लिया, यहाँ आता हूँ, कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और ओबीजे डॉट डॉट ऑपरेटर से एसेस होते हैं मेंबर्स, प्राइस इज इक्वल टू 1000। यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन the class price, oh sorry, the car price is obj dot price, ये लिख दिया, ठीक है। रन करता हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या शो कर देगा, 1000 शो कर देगा। अगर लेट अस सपोज ड्यू टू सम रीजन अगर इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूँ तो क्या होगा, अब क्या आउटपुट आएगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कल ही कि गार्बेज वाला कंसेप्ट तो यहाँ से हलाई है ही नहीं। तो कल मैंने तुम्हें कुछ और चीज़ बताई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एरर आई थी। जब हमने ऐसा काम किया था कल तो एरर आ गई थी। एरर क्या आ गई थी कि आप लोकल वेरिएबल को विदाउट असाइनिंग ए वैल्यू असेस नहीं कर सकते। बट व्हेनेवर ये लिखने वाली बात है, व्हेनेवर अ वेरिएबल डिक्लेयर इन ए क्लास, जब कभी भी तुम कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, देन दिस वेरिएबल इज कॉल्ड मेंबर वेरिएबल्स, और समटाइम इन टेक्निकल वर्ड बोलता है फील्ड्स। हाँ, इसे फील्ड कहा जाता है, ठीक है। व्हेनेवर हम कोई वेरिएबल उसमें डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, तो उस वेरिएबल को फील्ड कहा जाता है। और ये जितनी भी फील्ड्स होती है ना क्लास के अंदर, उनको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू साइन हो जाती है। इन ए क्लास इट इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। अब ये हमेशा के लिए डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम इनको क्या होता है ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। और वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर इंटीजर का केस है तो 0, करेक्टर का केस है तो 0 करेक्टर, जो 0 पोजीशन में नल करेक्टर, ठीक है। और अगर कह रहे थे फ्लोट है तो 0.0 है, डबल है तो 0, बुलियन है तो फॉल्स, और अगर कोई रेफरेंस टाइप है तो उसे नल मिल जाता है। तो अब अगर मैं इसे डिस्प्ले कराऊंगा तो आउटपुट पता है क्या शो करेगा, 0, मतलब एरर नहीं आएगी। ये तो मतलब आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि कभी कोई वेरिएबल किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर हो जाता है तो ध्यान रखो कि वो वेरिएबल फील्ड होगा, ठीक है। और उसको कुछ ना कुछ डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इनिशियलाइज होगा। इतना क्लियर है। अब उसके बाद ये तो चलो मेंबर्स हम बना लेंगे इजीली, कोई बनाना कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट नेक्स्ट आता है कि हमें एक सेकंड मेंबर बनाना है इसका, जिसका नाम है फंक्शन। तो हाउ टू बिल्ड फंक्शन, अब हम वो लर्न कर रहे हैं और उसके सिंटैक्स को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिंटैक्स कैसा होता है। तो यहाँ आते हैं, फंक्शन डेमो नाम रख देते हैं, पेन ड्राइव लाएगा, ठीक है। अब देख लो ये हालत है इसकी, जैसे
जैसे यहाँ आते हैं तो मैं क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटेड, ठीक है। यहाँ है, मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक void सम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ लिखे इंटीजर num1 num2 सम, ठीक। num1 के अंदर वैल्यू डाल दी 19, num2 के अंदर वैल्यू डाल दी 123, सम के अंदर डाल दिया num1 प्लस num2, ठीक है। यहाँ मैसेज दिया था कंसोल डॉट राइट लाइन द सम ऑफ टू नंबर इज, ये देखिए, ठीक है। अब मुझे इसे कॉल करना है तो आप क्या करो, कैलकुलेटर क्लास लो, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, सम को कॉल करो। जैसे सम को कॉल करोगे तो ये जैसी इसकी कॉलिंग होगी तो ये उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कॉल कर लेगा और जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिंपली एक फंक्शन ऐसे बिल्डअप हो जाता है। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, और वो चीज़ क्या देनी है कि जब कभी भी ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर क्या है ना, हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं ना तो वो बड़ा जनरल होता है और उसमें कभी भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कंसोल वाली स्टेटमेंट्स ना आए, मतलब डिस्प्ले क्या करे ये स्टेटमेंट ना आए। क्यों? क्योंकि अब मान लो ये फंक्शन बना दिया और आपने इसे जनरल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप एक टीम के बहुत बड़े मेंबर्स हो और आपने अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए एक फंक्शन बना दिया कि आप सम का फंक्शन यूज़ करो सम की फंक्शनैलिटी लेने के लिए। अब वो इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, जब वो इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? आउटपुट फिक्स है, मैं यूज़ करूँ आप यूज़ करें, सबके लिए आउटपुट भी आपने डिसाइड करके दे दी। तो ये क्या है कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जब हम ऐसा यूज़ करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी अप्रोच नहीं कंसिडर की जाती, क्योंकि जब आप आउटपुट भी डिसाइड कर दो, क्योंकि किसी को मान लो ये सम को एक डिफरेंट मैनर से डिस्प्ले कराना हो तो उस केस में ना हमें एक ऐसा फंक्शन देना चाहिए जो कि रिजल्ट को रिटर्न बैक करवा दे, और रिजल्ट जब रिटर्न बैक हो जाएगा तो किसी को जैसे डिस्प्ले कराना होगा वो वैसे डिस्प्ले करा देगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसकी कोई मीनिंगफुल रिटर्न टाइप देते हैं, ताकि जो वैल्यू रिटर्न होकर कॉलर के पास जाए, कॉलर अपने हिसाब से उसे एक डिफरेंट मैनर से यूज कर ले। कॉलर फंक्शन ये होगा मेन, हाँ, और ये कॉल्ड वन है, कॉल्ड मींस वो ऊपर, ठीक है। तो अब जैसे मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को थोड़ा सा, हाँ बोलो। जब ये एग्जीक्यूट होता है जैसे में तो एक करके ऐसे, हाँ ये तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा ना। सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट। लाइक सी में प्रोग्राम जितना मैं जैसा मर्जी लिख लो, उसने ढूंढना किसको है, मेन को ढूंढना है। अब मेन में जैसा जिस ऑर्डर में आ रहे होंगे इस ऑर्डर से चलेंगे, वही है एग्जीक्यूशन फ्लो तो सीक्वेंशियली है, पर वो पूरा डिपेंड करता है कि मेन में कौन सी स्टेटमेंट पहले आ रही है। चाहे ऊपर तुम जितनी मर्जी डेफिनेशन लिख दो, इसने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है फिर सम करना है। जैसे कभी कोई बोले आउटपुट बताओ इसकी, तो वो यहीं से स्टार्ट होगी। पब्लिक लिया इंटीजर सम1, इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज किया, यही कोडिंग की मैंने, तो यहाँ पर इतना पोर्शन तो वही रखा, पर लास्ट में जहाँ वैल्यू हमने डिस्प्ले कराई थी वहाँ पर इस सम की वैल्यू को रिटर्न करो, ये चेंज किया। अब क्या होगा, जब कोई यहाँ पे यूज़र है, मान लो कोई यूज़र आया, उसके पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि जब भी वो समवन को कॉल करेगा तो समवन जो रिजल्ट देगा वो उसे आंसर में स्टोर करा लेगा, और उसने उस आंसर को जैसे मर्जी डिस्प्ले कराना हो, जैसे कोई कहता है कि मुझे इस तरीके से डिस्प्ले कराना है तो इस तरीके से डिस्प्ले करा। कोई कहता है कि नहीं उसे आउटपुट ऐसे नहीं चाहिए, उसे दूसरे तरीके से चाहिए, तो वो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट वेज टू डिस्प्ले तो चलाओ तो ऐसे दिखा दें। तो मतलब रिटर्न टाइप देने का बेनिफिट क्या होगा रिटर्न कराने का वैल्यू का, कि अब कॉलर जो फंक्शन है उसके पास अथॉरिटी आ गई कि उसे जिस मर्जी हिसाब से डिस्प्ले करवा ले। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, रिजल्ट जो है वो इस तरीके से, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक सिचुएशन और रेज होती है, जैसे लेट अस सपोज करो तुम बाइक की सर्विस करवाने गए, बाइक की सर्विस कराने गए और तुमने कहा कि भैया बाइक की सर्विस कर दो। अब क्या तुमने यही बोला और वो सर्विस करना स्टार्ट कर देगा। अब वो सर्विस अपने हिसाब से करेगा, जो उसे सही लगेगा वो करेगा, जो नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। यानी कि आपने एक फंक्शनैलिटी कॉल की पर आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लाइक यहाँ पर मेन फंक्शन जो हमारा कॉलर है वो सम को कॉल करता है, पर उसे ये नहीं पता सम किन नंबर्स का सम करने वाला है, और उसे बस एक रिजल्ट मिल जाता है। यानी इसका कोई कंट्रोल नहीं है कि व्हाट विल बी द आउटकम। आउटकम कौन डिसाइड कर रहा है, कॉल डिसाइड कर रहा है। लाइक इन अवर एग्जांपल
जो हमारा सर्विसमैन है वो अपने हिसाब से सर्विस कर रहा है क्योंकि आपने उसे कुछ बताया है, तो लेकिन समटाइम ऐसा होता है आप उसे कुछ बताते हो कि भैया इसकी बाइक की एवरेज कम हो गई है, भैया इसकी गई थी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, मतलब इसकी ब्रेकें थोड़ी लूज हो गई हैं, तो ये हम क्या करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है कि वो कुछ और चेक करे या ना करे, पर जो चीज़ें आपने बताई ना वो जरूर चेक करेगा, यानी आपका अब उसकी सर्विस करने के ढंग पर कंट्रोल आ गया। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कॉलर को भी जो सम ये करके दे उस पर कंट्रोल आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है पैरामीटर पासिंग का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं पब्लिक इंटीजर sum2, इसमें 2 नंबर पास कर देते हैं। अब ये 2 नंबर की वैल्यूज कब पास होगी, जब आप इसे कॉल करोगे, और ये क्या करें रिटर्न num1 प्लस num2। अब क्या होगा, जब भी से कहते वैल्यू डिस्प्ले करानी होगी तो ये यूं करेगा इंटीजर आंसर इज इक्वल टू ओबीजे डॉट sum2, वैल्यूज डाल दो 1 2 3। अब जो जिसका उसे सम चाहिए होगा वो वैसा सम निकलवा लेगा। ये डल रहेगा जैसे चलाएगा इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पासिंग फंक्शंस पैरामीटर्स। इसमें बताओ पॉइंट गेट है, जैसे एक वर्जन 1 है एक वर्जन 2 है, इस तरीके से। हम अगर ये वाला फंक्शन नहीं बनाते हैं सम वाला, और ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे हम ये वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते, मतलब कॉलिंग नहीं करते। कॉल नहीं करते सम1 को, क्योंकि जब बनने में कॉल नहीं करेंगे, और सिर्फ इसी को प्रिंट कराना हो इससे ऑब्जेक्ट डॉट सम, किसको, ऑब्जेक्ट डॉट सम है जो सिर्फ वो बना हुआ ऊपर पहले वाला, वो तो उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है ना, वो वैसे नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। एरर दिखा देगा। कंसोल डॉट राइट लाइन में सेट करने की बात कर रहे हैं, जैसे ये सेट किया है वो सेट नहीं होगा क्योंकि कुछ रिटर्न करना चाहिए ना, रिटर्न नहीं करेगा तो वो नथिंग है, नथिंग को वो डिस्प्ले कैसे कराएगा, इसलिए वो आपको करने देगा। जैसे तुम यहाँ लगा लो, लगाते सारी देखो एरर आ गई, क्या एरर बोल रहा है, ये प्रिंटर काम ही नहीं करता उसके ऊपर वाइड के ऊपर, तो इसलिए तो नहीं चलेगा, तब तो बनने देगा। क्लियरली अब जब पैरामीटर पासिंग का कंसेप्ट आया तो यहाँ पे पैरामीटर पास करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। वो 3 तरीके क्या हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय आउटपुट। ठीक है, तो हम अगला जो टॉपिक कर रहे हैं वो है पैरामीटर पासिंग। ठीक है, पैरामीटर पासिंग के कंसेप्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लास कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ पे लिया पब्लिक वाइड स्वैप, एक पैरामीटर लिया इंटीजर ए और ए की वैल्यू मुझे 180। अब यहाँ आए, हमने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और यहाँ पे एक इंटीजर ए वेरिएबल बनाया, ए की वैल्यू हमने रखी 100 और हमने कॉल किया ओबीजे डॉट स्वैप ए पास किया, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन ए पास डिस्प्ले कराया। अब क्या आउटपुट आएगी, अब एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे ना 2 ए है हमारे पास, एक मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है और एक स्वैप के अंदर डिक्लेयर है। अकॉर्डिंग टू रूल दोनों वेरिएबल्स एक अलग अलग फंक्शन बॉडी के अंदर है, तो इनका स्कोप एकदम ही इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि ये ए मेन का है और ये स्वैप का है, तो इनको मेमोरी अलग मिलेगी। अब मेमोरी अलग मिलने से क्या होता है कि जब आप ए की वैल्यू स्वैप में पास करते हो तो ये 100 इसको चला जाता है, फिर ये अपने ए के अंदर 190 को चेंज कर देता है। ठीक है, अब उसने तो अपने हिसाब से 190 चेंज कर दिया, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ए के अंदर भी वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स हैं और दोनों डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स पे काम करते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन क्या हो जाएगा, आपका जो काम है वो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो जब आप इसे डिस्प्ले करोगे तो 100 ही आउटपुट आपको शो करेगा। क्लियर, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक इसके साथ इस्टेब्लिश हो जाए, यानी कि जब हम पैरामीटर पास करें तो वो पैरामीटर्स आपस में एक ही मेमोरी को शेयर करें।
For that purpose you have to build पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे हम रेफरेंस से पास करते हैं, तो रेफरेंस से कैसे पास होगा, पब्लिक, इसी एग्जांपल को void swap 1 करो और यहाँ लिखो एक कीवर्ड रेफ। रेफ कीवर्ड ये बताता है कि अब जो इस इंटीजर a के पास जो वैल्यू आएगी वो एक रेफरेंस होगी, ठीक है, जिससे कि वो आपस में कंपेयर कर ले। तो अभी मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ और इस बार swap 1 कॉल करता हूँ। जब आप यहाँ पास कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, रेफ a। जब ये रेफ करोगे तो अब क्या करेगा, ये रेफरेंस ऑफ ए पास करेगा इस ए को। तो अब क्या होगा, आफ्टर दैट ये दोनों के दोनों ए सेम रेफरेंस को रेफर करते हैं। तो जब आप इसे डिस्प्ले करोगे तो इस तरीके से शो करोगे, 190 आया पहला केस में, तो 100, सेकंड केस में 190 आया। क्लियर है ये पॉइंट? अब इस केस में हुआ पता है क्या, रेफरेंस किसने किसको दी, कॉलर ने रेफरेंस दी कॉल्ड को, ठीक है। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाए कि कॉल्ड रेफरेंस सेंड करे कॉलर को, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं कि आपने पैरामीटर बाय आउटपुट पास किया। यहाँ में 3 तरीके होते हैं पास, कॉल बाय वैल्यू, जो पहला है वो कॉल बाय वैल्यू, दूसरा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, तीसरा कॉल बाय आउटपुट। और आउटपुट कब होता है, जब कॉल्ड अपनी रेफरेंस सेंड करे कॉलर को, और अगर कॉलर अपनी रेफरेंस सेंड करता है कॉल्ड को, तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। क्लियर है? इसमें बताओ। अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ, अब एक सिंपल फंक्शन कराता हूँ कि हमें कॉल बाय आउटपुट कहाँ यूज होती है। सपोज को एक फंक्शन है इंटीजर सम, इसके अंदर इंटीजर ए होता है, एक इंटीजर बी होता है, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ और मैं करता हूँ रिटर्न a प्लस बी, ये मैंने लिखा है। अब जब भी कभी आपको आउटपुट चाहिए होगी तो आप लिखो कंसोल डॉट राइट लाइन obj.sum, सम में डाल के बन तो ये क्या करेगा, आपको इन दोनों का सम करके दिखा देगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये फंक्शन है 2 वैल्यूज रिटर्न करे, तो मैं क्या करता हूँ एक रिटर्न स्टेटमेंट और लिख देता हूँ a माइनस बी। अब मुझे मेरे हिसाब से 2 वैल्यूज रिटर्न होनी चाहिए, तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो व्हाट विल बी हैपन, ये एक ही वैल्यू आपको शो करेगा। रीजन, अब एक फंक्शन मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। रीजन बीइंग, अगर आप एक रिटर्न लगाते हो तो उसी से रिटर्न जो फ्लो है वहीं से बैक चला जाता है, तो दूसरे रिटर्न तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। इसी रीजन से वो ग्रीन लाइन दिखा रहा है। और ग्रीन लाइन किस लिए दिखा रहा है, अनरीचेबल कोड, मतलब यहाँ पे कोड पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस रीजन से किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन से आप विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट 2 वैल्यूज रिटर्न नहीं करवा सकते। अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हो देन वी टेक द हेल्प ऑफ कॉल बाय आउटपुट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगाओ पब्लिक, इसी का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करते हैं, सम1 लिया, इंटीजर ए, इंटीजर बी, और तीसरा पैरामीटर मैंने बता दिया इंट सी। आउट लगाने से क्या होगा कि ये रेफरेंस ना कॉलर को भेजी जाएगी, ये वाली जब ये रिटर्न होगा तो ये रेफरेंस कॉलर को भेजी जाएगी सी की। तो हम क्या करते हैं, सी के अंदर आ जाए ए माइनस बी और रिटर्न क्या हो, ए प्लस बी रिटर्न हो जाए। अब यहाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 2 वेरिएबल बनाए, एक तो आंसर, एक आंसर 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ आंसर इज इक्वल टू obj डॉट सम1, सम1 में पहली वैल्यू डाली 50, 64, 234, यहाँ डाल दिया आउट आंसर 1, मतलब जो सी की रेफरेंस है वो ये कैच कर लेगा, बाकी इन दोनों की जो वैल्यू, जो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो आंसर में आ जाएगी। तो कंसोल डॉट राइट लाइन किया, यहाँ लिख दो आंसर इज इक्वल टू आंसर एंड देन आंसर 1 इज इक्वल टू आंसर 1। तो आप यहाँ से रन करोगे तो एक आपको सम दिखा रहा होगा और एक उनका डिफरेंस दिखा रहा होगा। तो इस तरीके से आप टेक द हेल्प ऑफ आउटपुट पैरामीटर आप ये चेंजेस करवा सकते हैं। इसमें बताओ देखो ना, अब यहाँ पे 2 वैल्यूज रिटर्न होनी है इस फंक्शन से। अब रिटर्न करने का टेक्निक क्या है, रिटर्न से तो रिटर्न नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी,
आउटपुट की। अब ये आउटपुट पैरामीटर पता है क्या बोल रहा है कि मैं जब ये प्रोग्राम फंक्शन फिनिश होगा तो ये अपनी रेफरेंस को कॉलर को देगा। आउट का मतलब यही है कि यहाँ से रेफरेंस बाहर जाएगी, और वो बाहर जाके जब आप इसे कॉल करते हो इस तरीके से, तो यहाँ तो ये दो पैरामीटर पास किए और यहाँ आपने लिख दिया आउट आंसर। ये आउट आंसर क्या करेगा, ये करेगा जो सी रेफरेंस दे रहा है उस रेफरेंस को ये कैच करेगा, यानी कि इन दो आंसर वन और सी की रेफरेंस सेम हो जाएगी और सी की रेफरेंस पे क्या पड़ा हुआ है, डिफरेंस। तो जब आप यहाँ डिस्प्ले कराते हो कि आंसर और आंसर वन की, तो आंसर वन क्या डिस्प्ले कर देते हैं, वो डिफरेंस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और आंसर तो वो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको कैप्चर करता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है।